वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हम बात करेंगे आपके रिटायरमेंट की और रिटायरमेंट में एनपीएस को आपको कैसे जगह देनी चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करने का आपके पास एक प्रावधान है, टैक्स बेनिफिट भी है और इनफैक्ट आपको ईटीसी और ईटीसीसीडी के तहत यहाँ पर जो है वो छूट मिलती है निवेश करने पर। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में इसको कैसे शामिल करें, विस्तार से बात करते हैं। राहुल भगत, सीईओ टीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। राहुल, ये बताएं, जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या व्हीकल की बात कर रहे हैं जो अपने आप में वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह के निवेश विकल्प मौजूद हैं तो कोई एनपीएस को अपने पोर्टफोलियो में क्यों डालें? बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि एनपीएस एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप देखते हैं वो लॉन्ग टर्म हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, चार्जेस बहुत कम हो और प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल हो जो कस्टमर या इन्वेस्टर की सारी नीड्स पूरी करता हो। अगर आप इन सब चीज को लेंगे तो एनपीएस पूरी तरह से सारी ये नीड फुलफिल करता है। लॉन्ग टर्म है, आप इसमें किसी भी 5 इयर्स टू 25 इयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि जितने भी लोग हैं 18 साल से 70 साल तक इसमें इन्वेस्ट रह सकते हैं, तो इट्स लॉन्ग टर्म। जो एनपीएस के चार्जेस हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स आर द लोएस्ट। एनपीएस में 3 बेसिस पॉइंट टू 9 बेसिस पॉइंट इज व्हाट एन इन्वेस्टर पेज और अ कस्टमर पेज। आप इसको मुकाबले अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को देखेंगे या फिर कोई और इंश्योरेंस प्लान देखेंगे, उसमें चार्जेस 1.5 से 3% तक रहते हैं। प्लस इसके अलावा आप रिटर्न्स देखें, एनपीएस के रिटर्न्स बहुत ही बेहतर हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। और लॉन्ग टर्म में भी अराउंड 10 साल में भी एनपीएस ने 12 से 14% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। और इसके अलावा जो एनपीएस के यूनिक बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स, वो आपको किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलते। इसलिए एनपीएस एज अ एसेट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, आपका जब आप प्लानिंग करें अपनी पेंशन की, तो बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। और ये सब बेनिफिट्स देखते हुए दिस मेक सेंस। अब रिटर्न्स के लिहाज से भी और साथ ही जिस तरह के विकल्प हैं आपके पास एनपीएस में पैसे लगाने को लेकर, एक तो आपके पास एक्टिव चॉइस का विकल्प है और आपके पास ऑटो चॉइस का विकल्प है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत कम उम्र में एनपीएस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारियों के लिए तो शायद उसमें निवेश करना ज़रूरी भी हो गया है, लेकिन अगर आप वॉलंटरीली भी इसमें चूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से, किस चॉइस का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? हाँ, आपने जो बताया कि इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है मॉनिटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वो जानकारी भी नहीं है कि वो कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, तो वो ऑटो चॉइस चूज़ कर सकते हैं। ऑटो चॉइस में भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एग्रेसिव ऑप्शन जिसमें आपका करीब-करीब 75% इक्विटी में जाता है, देन मॉडरेट जिसमें 50% इक्विटी में जाता है और 50% आपका डेट इंस्ट्रूमेंट रहता है, और फिर है कंजर्वेटिव जिसमें 25% इक्विटी में जाता है और बाकी 75% आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगता है। आप इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका इक्विटी का कंपोनेंट घटते-घटते डेट की तरफ बढ़ता जाता है, जिससे कि आपके रिटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल हो जाते हैं और क्लोज टू रिटायरमेंट यू हैव वेरी लेस एक्सपोजर टुवर्ड्स इक्विटी। जो लोग अपना खुद इन्वेस्टमेंट समझते हैं, मार्केट समझते हैं, वो एक्टिव चॉइस में जा सकते हैं। वो एवरी इंडिविजुअल को एक ऑप्शन दिया जाता है, हर एक इन्वेस्टर के पास वो चॉइस है कि वो कितना किस एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट करे। तो एनपीएस की बात करें तो हमारे पास 4 एसेट क्लासेस हैं: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अल्टरनेट एसेट्स। इक्विटी में आप 75% तक जा सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप पूरा 100% तक एक्सपोजर ले सकते हैं। ऑल्टरनेट एसेट में 5% तक का मैक्सिमम एक्सपोजर है, क्योंकि रिस्की है। तो ये सब देखते हुए सम जिसको भी मार्केट का पता है और जिसके पास टाइम है अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का, वो एक्टिव चॉइस चूज कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ऑटो चॉइस। के तहत जितने भी निवेशक हैं उनका निवेश का ट्रेंड किस ओर है, किस तरह की स्कीम्स को लेकर हैं, कुछ जानकारी दें। आप अपना क्वेश्चन प्लीज फिर से रिपीट करेंगे?
जी, मुझे आपसे ये जानना है कि डीएसपी के तहत आप जो पेंशन फंड चला रहे हैं, यहाँ पर रुझान किस तरह की स्कीम्स का आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या प्रेफ़र किया जा रहा है इन्वेस्टर की तरफ से? जी। अ, लोगों का जो प्रेफ़रेंस है आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो करीब-करीब 30 से 40% इक्विटी में है और बाकी उनका डेट पोर्शन में लगा है। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज 50% इक्विटी तक आते हैं या 50 से थोड़ा कम। प्राइवेट सेक्टर में लोग 50 से ऊपर जाते हैं। ये हमारा डीएसपी में अनुभव रहा है। जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इक्विटी एक्सपोज़र इज़ जनरली मोर देन 50 बिटवीन 50 टू 75%। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो 30 से 50% के बीच में है और बाकी डेट में है। राहुल, टियर 1, टियर 2 अकाउंट की भी हम बात करते हैं। अगर आपके पास टियर 1 ऑलरेडी है, तो क्या टियर 2 होना बहुत ज़रूरी है? बिकॉज़ ये कुछ बुनियादी सवाल है जो अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं। और साथ ही जब हम टैक्स छूट की बात करते हैं, तो किस तरह के खाते में पैसे लगाने पर आपको टैक्स छूट मिलती है? इसको भी ले, क्योंकि अभी एक तो 31 मार्च जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में एनपीएस एक बहुत बढ़िया तरीके का निवेश विकल्प है अगर आप टैक्स बचत देख रहे हैं। हालाँकि इसको अगर आप एक गोल प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करें पोर्टफोलियो में, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। केवल टैक्स बचत एक ऐसा एंगल है, वो ही ना देखें। इसके बावजूद भी किसी को अगर लास्ट मिनट अभी निवेश करना है, तो टियर 1, टियर 1 तो मेरे ख्याल से खोलना ज़रूरी ही है। तो सारे आपके टैक्स बेनिफिट आपको टियर 1 में ही मिलने वाले हैं? जी, टियर 1 के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। बेसिकली टियर 1 आपका पेंशन अकाउंट है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको डिफरेंट सेक्शन के अंदर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिक प्रावधान है 50,000 इन्वेस्ट करने का, जिसपे उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80सीडी 1B। सिमिलरली जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अगर वो अपने कॉर्पोरेट एनपीएस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपना 10% ऑफ बेसिक सैलरी इसमें एनपीएस में उस पे टैक्स बचा सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा प्रावधान है अंडर एनपीएस। अ, अगर आपकी एटीसी की लिमिट 1.5 लाख तक कंज्यूम नहीं हुई है बाकी जगह इन्वेस्टमेंट में, तो वो पैसा भी आप एनपीएस के अंदर लगा सकते हैं। तो ये हुआ टियर 1 पे और उसके टैक्स बेनिफिट्स। टियर 2 जो अकाउंट है वो आपका सेविंग्स अकाउंट है। उसपे आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन आप जैसे एक बैंक में कभी भी पैसा जमा करा के विथड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कभी भी इन्वेस्ट करके विथड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली टियर 2 स्कीम भी आपकी एक लिक्विड स्कीम है, एक फ्लेक्सिबल स्कीम है जहाँ पे आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। टियर 2 में भी आपको सेम एसेट्स मिलते हैं, सेम बेनिफिट्स मिलते हैं और सेम कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट होती है। टैक्स बेनिफिट्स नहीं है टियर 2 में, अदर देन दैट बाकी सब बेनिफिट्स हैं। और कुछ लोग जिनको अ, अपनी पेंशन बढ़ानी है एट अ लेटर डेट, वो टियर 2 अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके टियर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे उनका टोटल सेविंग्स है, वो टैक्स फ्री हो जाती हैं और उसके सारे बेनिफिट्स जो टियर 1 में मिलने होते हैं, वो सब मिल जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह अपना पैसा मैनेज करना है। अगर टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, पेंशन की तरफ गोल ओरिएंटेड अगर आप जाना चाहते हैं, तो टियर 1 में इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी चाहिए, आप पैसा कभी भी विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद या 3 महीने बाद, डिपेंडिंग आपकी क्या चॉइस है, आप टियर 2 में इन्वेस्ट कीजिए, तो क्योंकि टियर 2 ही आपको लिक्विडिटी देता है। यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत अभी तक एनपीएस में नहीं हुई है ना? हालाँकि एसडब्ल्यूपी की शुरुआत हो चुकी है। एसआईपी भी आप कर सकते हैं। डीरेमिट एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप एसआईपी कर सकते हैं। आप किसी भी सीआरए वेबसाइट पे जाके, चाहे वो प्रोटीन हो या के फिनटेक है, उनके थ्रू आप डीरेमिट फैसिलिटी लें और अपनी एसआईपी कर सकते हैं। ये प्रावधान है। आज की डेट में करीब-करीब 11 लाख करोड़ एनपीएस में जमा हो गया है और बहुत से लोग अभी इसके बारे में फिर भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोग जागरूक नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। बट आप ये सब प्राविधान देखते हुए एनपीएस को कंसिडर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए।
ऑलराइट राहुल, ऐसे बहुत सारे बातें हैं एनपीएस को लेके जो हम चर्चा में ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए मेरे पास जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। आपसे फिर मुलाकात होगी और एक बार फिर से विस्तार से हम एनपीएस के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी। चलिए, तो एनपीएस की बात हो रही है और ऐसे में अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके कोई नुस्खा हमसे चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं रुकूंगी एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हर्षवर्धन रुंगटा दरअसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और ब्रेक के बाद अगर आप भी अपने सवाल चाहते हैं कि शो में शामिल हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ दीजिए।